सारा विद्यार्थियों राम राम और जय हिंद। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पार्ट 2। जो हमारा लेसन चौथा चल रहा है उसका पार्ट 2 पढ़ांगा। ठीक है, अब पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिजन। इधर प्रतिजन है, इधर प्रतिरक्षी है, इन दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो भैया प्रतिजन क्या होता है, प्रतिरक्षी क्या होता है। ठीक है, प्रतिजन कैसे क्या कार्य करता है और प्रतिरक्षी क्या कार्य करता है, दोनों के अलग अलग डिफरेंट के साथ हम पढ़ने वाले हैं। ये मैंने संरचना भी बनाई है, इसके पार्ट अभी मैंने लिखे नहीं है, बाग लिखा है कोनी, बाग थारे सामने लिख के दिखाऊंगा तो थारे दिमाग में फिट हो जाएगी। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई आ जाओ, पहले पढ़ लेते हैं हम प्रतिजन। प्रतिजन क्या होता है पहले बता दूं। प्रतिजन ये क्या होते हैं, रोगाणु होते हैं, बाहरी रोगाणु होते हैं जो हमारे शरीर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही प्रवेश करेंगे तो इसको मारने के लिए कौन पैदा होंगे, हमारे शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होंगे। तो सीधी सी बात है, प्रतिजन क्या करते हैं, प्रतिरक्षियों का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जब ये रोगाणु होते हैं और ये हमारे शरीर में आएंगे तो प्रतिरक्षी बनेंगे। तो प्रतिरक्षी का निर्माण किन्होंने किया, किनकी वजह से हुआ प्रतिरक्षी का निर्माण, प्रतिजनों के कारण हुआ। तो सीधी सी बात है, ये बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ होते हैं जिनका आणविक भार पूछे तो कितना होता है, 6000 डाल्टन होता है। ठीक है, 6000 डाल्टन होता है इसके नीचे, ठीक है ना, 6000 डाल्टन होता है। ठीक है, तो दूसरी बात, ये जो प्रतिजन है ये प्रोटीन के भी बने हो सकते हैं, लिपिड वसा के भी बने हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड्स के भी बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट तथा न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए के भी बने हो सकते हैं। आगे बात समझ में, प्रतिजन इन चारों पदार्थों से बने हो सकते हैं। तीसरी लाइन देखो, प्रतिजन के शरीर में प्रवेश होते हैं वह सर्वप्रथम, ऐसे थोड़ी सी मिस्टेक लगी मुझे को लाइन में, ऐसे लिखना है कि प्रतिजन जैसे ही शरीर में प्रवेश होगा तो उस प्रतिजन को सबसे पहले कौन सी प्रतिरक्षा मारेगी। हमने पिछले पार्ट फर्स्ट में स्वाभाविक और उसकी बात की थी, जिसकी स्वाभाविक और जो विशिष्ट प्रतिरक्षा है उसकी बात की थी। तो हम जो हमारे शरीर में जो प्रतिजन प्रवेश करेगा उसको सबसे पहले किसे सामना करना पड़ेगा, स्वाभाविक प्रतिरक्षा से, और उसके बाद विशिष्ट प्रतिरक्षा से उसको प्रतिजन को सामना करेगा। अगर स्वाभाविक प्रतिरक्षा वही उसको केवल एक लात मार के भगाते हैं जो तो ठीक है, अगर बढ़ूं स्वाभाविक प्रतिरक्षा हूं भी कुछ और कौन चाल तो फिर भी ने मोटी ताजी विशिष्ट प्रतिरक्षा से लड़ना पड़ेगा, और लास्ट में बात तो आपको काम करेगी ही करेगी। आगे बात समझ में, ठीक है। प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षा से संयोजित होकर प्रतिजन प्रतिरक्षा क्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। यानी सीधी सी बात है, जो प्रतिजन है, प्रतिजन आएगा, रोगाणु आएगा, वो किससे क्रिया करेगा, इस प्रतिरक्षी से क्रिया करेगा, और इस प्रतिरक्षी से क्रिया करेगा जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, अब प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करता है, बल्कि प्रतिजन का कुछ अंश ही, प्रतिजन का कुछ अंश कुछ अंश से प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया करता है। इसे एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें लाइन में कहा गया है कि जो प्रतिजन होता है वो इस प्रतिरक्षी के साथ पूरा अपना संपूर्ण अंश है, पूरा शरीर के साथ वो प्रतिक्रिया नहीं करता है। जबकि प्रतिजन है, मान लो इधर देख लो, ये क्या है, ये प्रतिजन है, ये क्या है, प्रतिजन है, और ये इधर क्या है, प्रतिरक्षी है। ठीक है, प्रतिरक्षी। अब ये प्रतिजन और ये प्रतिरक्षी है, तो प्रतिजन है उसका ये कुछ हिस्सा ही प्रतिरक्षी के साथ जुड़ा हुआ है ना, कुछ हिस्सा ही तो जुड़ा हुआ है ना, कुछ हिस्सा ही तो जुड़ा हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिजन निर्धारक कहते हैं। प्रतिजन निर्धारक, इसको क्या कहते हैं, प्रतिजन निर्धारक कहते हैं। आगे बात समझ में, तो वही प्रतिजन है वो प्रतिजन का संपूर्ण शरीर है वो प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता है, बल्कि प्रतिजन का कुछ अंश ही प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, जिसको प्रतिजन निर्धारक कहते हैं। आगे के बात समझ में आ रहा है कि थोपड़ा की गुस्सी है, कौन गुस्सी, ठीक है, किन्ने गए रजिस्टर। हाँ, तो देख लो, अगले लाइन पे आते हैं। हाँ, अर्थात निर्धारक, ठीक है, इसको एंटीजनी या एपिटोप, एंटीजनी निर्धारक पद या एपिटोप कहते हैं। आगे बात समझ में, अब एक प्रोटीन में कई एपिटोप या एंटीजन निर्धारक
हो सकते हैं जिन्हें एंटीजन की संयोजकता कहती है। यानी सीधी सी बात है, एक जैसे मान लो ये क्या है, ये छोटा सा बना रहा हूं, ये मान लो प्रतिजन है, ठीक है, ये प्रतिजन है, ठीक है। अब इस प्रतिजन के साथ अनेक प्रतिरक्षी हैं, एक इधर से क्रिया की, इधर से क्रिया की, इधर से क्रिया की, यानी चारों तरफ प्रतिजन है वो थोड़े थोड़े अंशों के साथ इनके साथ क्या बना सकते हैं, एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप है वो बना सकते हैं, एपिटोप स्तर बना सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एंटीजन की संयोजकता। यानी एक से अधिक अगर एंटीजन निर्धारक पद हो रहे हैं तो मन के बोलना पा एंटीजन की संयोजकता। आगे बात समझ में, तो ये एंटीजन की संयोजकता होगी, ठीक है, होगी। आगे बात समझ में। अब आगे देखो, अब प्रतिजन का विनाश 4 चरणों में होता है। अब जो प्रतिजन हुआ है बिना 4 चरणों में मारा है, कोई सा चरण, पहला चरण कभी आंतरिक और बाहरी प्रतिरक्षण के करणों अंतर के भी आंतरिक प्रतिरक्षी कौन से हैं, जो बाहर से प्रवेश किया है, जो रोगाणु है वो कौन सा है। फिर चलो बाहरी प्रतिरक्षी आया, मिला में रोगाणु है, उसका फिर क्या किया, जांच के लिए बाहरी प्रतिरक्षी है, तो फिर क्या करना है, बाह्य प्रतिरक्षी पर एंटीजन निर्धारक की संरचना। अब मैंने एंटीजन निर्धारक की संरचना होनी थी ना, ये मान लो प्रतिजन और ये प्रतिरक्षी, ठीक है, तो ये क्या होगा, एंटीजन निर्धारक की संरचना होगी। कभी अब जो एंटीजन है प्रतिजन पर प्रतिरक्षी की संरचना कैसे है, फिर उसके आधार पर क्या होती है, बी लसिका क्या होती है, हमारी एक्टिव होती है, और प्लाज्मा क्या होती है, प्रतिरक्षों का निर्माण करती है, ठीक है। फिर क्या होता है, बी कोशिकाओं या प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, और ये प्रतिरक्षी क्या करती है, उस प्रतिजन से प्रतिरक्षी क्रिया से प्रतिजन का विनाश करती है। तो ये 4 चरण थारे समझ में माध्यम की गुस्सा हो गया। तो अब यो प्रतिजन थारे समझ में आ गयो, स्क्रीनशॉट ले लियो बढ़िया सो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लियो। अब आ जाओ आपने, समझ में आ गई ना, अब आ जाओ आपने प्रतिरक्षी का नहीं, एंटीबॉडी का नहीं, एंटीजन पढ़ लियो, अब एंटीबॉडी आ जाओ। अब प्रतिरक्षी क्या होता है, प्रतिरक्षी को सीधी सी बात है, दूसरा नाम क्या, इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, आईजीबी कहते हैं। इतनी बात आई समझ में, प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन या आईजीबी कहते हैं। सेकंड लाइन, ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन है। यानी प्लाज्मा कोशिका, प्लाज्मा हमने रक्त में पढ़ा था कि रक्त के 2 भाग होते हैं, एक तो रक्त कोशिका और एक प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित ये गामा ग्लोबुलिन भी कहलाती है, और प्रतिरक्षी एंटीबॉडी। आगे बात समझ में, प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचाने तथा उसे निष्प्रभावी करने के लिए प्रतिजन से क्रिया करता है। यानी प्रतिरक्षी कह रहा है, प्रतिरक्षी भाई साहब जैसे कोई प्रतिजन शरीर में प्रवेश करो, ठीक है, तो भाई साहब प्रतिरक्षी आएगी, लुकती लुकती बच्चों, लुकती लुकती उसको भाई प्रतिजन बटे पकड़ेगी, हाँ बोल के चोरी करना आए हुए है, क्या आए हुए है, ठीक है, के लेना आए हुए, क्यों आए हुए है, ठीक है, भी वो सवाल पूछेगी। अभी जवाब नहीं दे जाएगा तो भी धोड़ के मारेगी, 4-5 धोड़ के मारेगी, तो वो पठू भाग जाएगा पूरे प्रतिजन। अब प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है पेराटोप कहलाता है, ठीक है। यानी प्रतिजन से प्रतिरक्षी का, मान लो ये प्रतिजन है, ये क्या है, प्रतिजन है, और ये इससे प्रतिक्रिया किसने की, प्रतिरक्षी ने की, प्रतिरक्षी ने की। अब देखो प्रतिरक्षी का जो भाग प्रतिजन से जुड़ता है उसको तो बोलते हैं हम क्या, पेराटोप, क्या बोलते हैं, पेराटोप। और प्रतिजन का जो भाग प्रतिरक्षी से जुड़ता है उसको बोलते हैं एपिटोप। क्या बोलते हैं, एपिटोप। प्रतिजन के भाग को तो एपिटोप बोलेंगे और प्रतिरक्षी के भाग को बोलेंगे पेराटोप। बताओ दिमाग में कि गुच्छो कौन गुच्छो, ठीक है, समझ में आ गई होगी। यानी प्रतिजन का जो भाग जो प्रतिरक्षी से जुड़ता है एपिटोप कहलाता है, और प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से जुड़ता है पेराटोप कहलाता है। इतनी बात आ गई। अब आ जाओ आपने संरचना पर, अब आ जाओ संरचना पर। तो सीधी सी बात है, संरचनाओं थारे दिमाग में फिट हो जाएगी। संरचना मोस्ट है भाई प्रतिरक्षी की संरचना, ठीक है। तो सीधी सी बात है, पहले तो मैंने बताओ कि संरचना थान किसी की लाग रही है, तो सीधी सी लाइन है, पहली लाइन याद करनी है थान कि भाई प्रतिरक्षी की संरचना है वो वाई आकार की होती है। कैसी होती है, वाई आकार की होती है, ठीक है। एक बात लाइन समझ में आ गई। दूसरी बात, जो प्रतिरक्षी संरचना है, जो प्रतिरक्षी की संरचना है उसमें 1-2 बड़ी वल्ले होती है,
ठीक है, और एक क्या होती है, छोटी बल्ले होती है। ठीक है, अब बड़ी बल्ले को बोलेंगे हम भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। जो बड़ी श्रृंखला होती है उसको बोलेंगे भारी। ठीक है, नाम लिख देता हूं, इसको बोलेंगे भारी श्रृंखला। इसको एच से दर्शाएंगे। और ये छोटी वाली है, ठीक है, ये छोटी वाली है, मैं इधर से एक और कर देता हूं यहां तक। ये छोटी वाली है जिसको दर्शाएंगे हल्की श्रृंखला, जिसको एल से दर्शाते हैं। ठीक है, तो भाई बात समझ में आ गई। एक भारी श्रृंखला और एक हल्की श्रृंखला प्रतिरक्षिका क्या बनाती है, आधा भाग। ठीक है, तो यानी एक HL जुड़कर अर्धांश भाग बनाती है, यानी आधा भाग बनाती है प्रतिरक्षिका। तो 2HL जुड़कर क्या बनाती है, एक पूरे प्रतिरक्षी की संरचना बनाती है। इतनी बात समझ में आई कौन ये आगे। ठीक है, और बात बता दूं कि क्या कौन बताना। ठीक है, मिटा दिया। अब आगे देखो, अब ये प्रतिरक्षी है। अब प्रतिरक्षी का मैंने इधर से ऐसे कुछ किया है, यानी यह छोटी श्रृंखला है। अन में 2 भागा, छोटी और बड़ी अठू कुछ लाइन खींची है। क्यों खींची है, क्योंकि अठा में अब कुछ लिख ना रहूं। अब यह जो लाइन खींची है ना ब्लू कलर से, इसके ऊपर का भाग है वो कौन सा भाग कहलाता है, ये भाग कहलाता है अस्थिर भाग, जो अस्थिर भाग कहलाता है। और अस्थिर भाग जो क्या करता है, प्रतिजन से क्रिया करता है। तो ये भाग है वो प्रतिजन से क्रिया करता है। यानी मैं यहाँ से बता देता हूँ, ये जो बीच का भाग होता है ना, मैंने यहाँ से लिया ना दोनों, ये क्या करता है, प्रतिजन से क्रिया करता है। यानी सीधी सी बात है, अस्थिर भाग है, जो अस्थिर भाग है वो प्रतिजन से क्रिया करता है। आगे बात समझ में। ठीक है, अब जो प्रतिजन से अस्थिर भाग क्रिया करता है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसे FABB कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम FABB है। ठीक है, अब प्रतिजन से जो अस्थिर भाग क्रिया करता है FAB कहते हैं। और FAB के ऊपर है वो कौन सी श्रृंखला पाई जाती है, एमीन NH2 श्रृंखला पाई जाती है। कौन सी श्रृंखला, NH2 श्रृंखला पाई जाती है। इतनी बात समझ में आई को नहीं, ऊपर कौन सा NH2 श्रृंखला पाई जाती है। दूसरी बात, अब आ जाओ थे नीचे। अब अस्थिर भाग से नीचे है कौन सी होगी, ये मैंने लाल कलर में लिखी है, ये कौन सी है, अस्थिर हो गई, ये स्थिर, ये हो गया स्थिर भाग। ये क्या हो गया, स्थिर भाग हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम FC कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, FC भी कहते हैं। ठीक है, स्थिर भाग है, एक जगह ये पड़ा रहता है, हिलता डुलता नहीं है, ये अपना काम करता है। और अस्थिर भाग की तरफ COOH समूह होता है, यानी अमल समूह होता है, इधर एविन होता है। ठीक है, इतनी बात दिमाग में पल्ला पड़ी कौन पड़ी, ठीक है पड़गी, ठीक है, अच्छी बात है। अब भाई साहब गुरुजी थे पूछोगा, गुरुजी ये तो दूसरा अलग है, ठीक है, ये तो अलग है, इनको जोड़ेंगे कैसे। ठीक है, इनको ये कुछ बंदों से जुड़े होते हैं, यानी छोटी श्रृंखला और बड़ी श्रृंखला है ना, आपस में जुड़ी हुई होती है। अब किससे जुड़ी होती है, ये होती है एस बंध से, यानी डाई यानी 2 सल्फाइड बंध से। किससे जुड़ी होती है, डाई सल्फाइड बंध से। और ये छोटी बड़ी जुड़ गई, यानी हल्की श्रृंखला और बड़ी श्रृंखला किससे जुड़ी होती है, SS से। और बड़ी और दूसरी बड़ी, यानी दोनों बड़ी श्रृंखलाएं भी किससे जुड़ी होती है, एस बंध से। यानी ये आपस में किससे जुड़ी होती है, डाई सल्फाइड बंध से, डाई सल्फाइड बंध से। ठीक, यानी ये श्रृंखला भी किससे जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बंध से। आगे बात समझ में, ठीक है, आगे बात समझ में। तो भैया संरचना बताओ समझ में आई कुछ या आपने के ही। और एक चीज और बता दी तो जो आपने अठवीं जो बड़ी श्रृंखला है, भारी श्रृंखला है, ठीक है, भारी श्रृंखला है, इसमें ये जो मुड़े हुए भाग होते हैं ना, ठीक है, लटवे वाले चिल्ली हो गए,
ठीक है। लचीली होती है, इस भाग को बोलते हैं हिंज भाग। कौन सा क्षेत्र? हिंज क्षेत्र बोलते हैं इसको। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? हिंज क्षेत्र बोलते हैं। तो आगे बात समझ में। और यही संरचना, यार इधर भी नहीं जोड़ा क्या मैंने, कुर्जी का थे इन लोग कौन जोड़े, इन लोग भी डाई सल्फाइड बंध से है वो छोटी और बड़ी श्रृंखला जुड़ी हुई होती है आपस में। और ये भाग है, ये दोनों भाग हैं, ये क्या करते हैं? प्रतिजन से क्रिया करते हैं जिन पर NH2 समूह होता है, ठीक है। और ये भाग क्या कहलाते हैं? इन्हीं भाग को क्या बोलते हैं? इन्हीं भाग को पेराटोप भाग बोलते हैं, ठीक है। प्रतिरक्षी का जो भाग प्रतिजन से क्रिया करता है, तो इस भाग को हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? पेराटोप भाग। जो क्या करता है? जो क्या करता है? प्रतिजन से क्रिया करता है, ठीक है। अब हम एक बात और बता दूं, या जो छोटी श्रृंखला है वह 220 अमीनो अम्लों से बनी होती है। कितने अमीनो अम्लों से? 220। और जो बड़ी श्रृंखला है या 440 अमीनो अम्लों बनी है, अमीनो अम्लों से। तो बताओ समझ में आई को नहीं? बस यही संरचना ही, और ये था यही क्षेत्र का नाम है, और यही था बस लिखना है, बस कुछ को नहीं। जो ऊपर का भाग होता है उसको अस्थिर भाग कहते हैं, जिसका दूसरा नाम FAB भाग है, जो क्या करता है? प्रतिजन से क्रिया करता है। और प्रतिजन से क्रिया करता है तो उसको पेराटोप कहते हैं। आगे बात समझ में। और नीचे का भाग होता है वो स्थिर भाग होता है, जिसको FC भाग भी कहते हैं, जिस पर COOH समूह जुड़ा होता है, ठीक है। अब दोनों बड़ी श्रृंखला और छोटी श्रृंखला दोनों डाइसल्फाइड बंध से जुड़े होते हैं, और बड़ी श्रृंखला भी दोनों डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी होती है, ठीक है। इनके लचीले भाग को हिंद क्षेत्र कहते हैं। इनके लचीले भाग को हिंद क्षेत्र कहते हैं। भारी श्रृंखला को में 440 अमीनोमल होते हैं, और हल्की श्रृंखला में 220 अमीनोमल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रतिजन की क्रिया होती है, और स्थिर भाग पर NH2 अस्थिर भाग पर NH2 समूह होते हैं। बस यही संरचना था समझानी ही, यही था। समझ गया हो गया थे, एकदम शानदार तरीके से समझा दिया है। यही था पूछा है कभी प्रतिरक्षी की संरचना को समझाइए विस्तार से। तो पहले तो यह संरचना बनानी था सीधी सी साधारण सी। एक ऊपर NH2 लिख दियो दोनों पे, नीचे COOH लिख दियो, डाइसल्फाइड डबल 2S बंधु जोड़ दियो, ठीक है। छोटी और बड़ी ने, और छोटी और बड़ी ने भी SS बंधु जोड़ दियो, ठीक है। अठे की है ऊपर को भाग ने थोड़ा सा ऊपर को भाग स्थिर भाग कर दियो, जिन FAB कहते हैं, और नीचे को अस्थिर भाग कर दियो। स्थिर अस्थिर भाग है, ऊपर का भाग है वो अस्थिर है, ठीक है। अन्य टिक्के को नहीं क्योंकि एक प्रतिजन क्रिया करे ढूंढ वो करे कि कितना है वो कितने लुक रही है वो, ठीक है। और नीचे का भाग है वो स्थिर भाग है, ये कानी पड़े और आपको आराम पी लाके सुखते हो रहे कहीं कोई मतलब को नहीं, और फिर FC भाग बोला। आगे बात समझ में। तो यही थान मैं समझाना चाहो और तो समझ गया हो गया तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लियो, और या जो बात बताई है ये लिखनी है, ठीक है। याद भी होगी थारे। तो भाई क्लास किसी को लगी? शानदार लगी है, ठीक है। तो देखो कितने दिल से एकदम शानदार तरीके से आपको तन मन धन से समझाया है। तो भाई आप भी अपने तन मन धन से सपोर्ट करो, और भाई आप जो भी क्लास ये देखते हो ना, उन सबसे पहले देखने से पहले अपने दोस्तों को शेयर क्या करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे उनको भी फायदा होगा, आपको भी फायदा, आपको धन्यवाद देंगे, आपका गुण करेंगे कि भाई जुड़ा सर की उन्होंने क्लास भेजी है, भाई अच्छे पढ़ा रहे हैं, अच्छे समझा रहे हैं, एकदम बिल्कुल समझ में आ रहे है। तो भाई थाने भी गुण मिलेगो, थाने भी आसान मिलेगो। तो भाई क्लास ने शेयर करिए करो ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब नहीं करियो तो सब्सक्राइब भी जरूर करियो। भाई जय हिंद, मिलेंगे अगली क्लास में।